हेलो वीवर्स, आपका स्वागत है ऋतु क्लासेस में। आज आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी इकोनॉमिक्स क्लास। इसमें हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी परिभाषा, प्रकृति, इसका स्टैटिक विश्लेषण, प्रावेगिक विश्लेषण और इसका माइक्रो एंड मैक्रो टाइप बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो प्रवर्तक हैं वो एडम स्मिथ हैं। 1776 में उन्होंने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। बड़ी फेमस बुक है ये। एडम स्मिथ अपने टाइम के प्रतिष्ठित विचारधारा के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। उनके जो समर्थक थे जेबिसे, रिकार्डो, जे.एस. मिल, माल्थस। तो डेफिनेशंस के तौर पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की 5 तरह की डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले धन संबंधी डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी। इनकी एक कोट है, अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। लेकिन इसके बाद इसकी आलोचना शुरू हो गई और इसके बाद एक मार्शल हैं पीगो, मार्शल और कैनन। इन अर्थशास्त्रियों ने फिर कल्याण संबंधी परिभाषा दी। मार्शल कहते हैं कि धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। इनकी एक बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से है, कल्याण के लिए आवश्यक है। इसके बाद कल्याण संबंधी परिभाषा की भी आलोचना शुरू हो गई। तो प्रमुख आलोचक थे रॉबिन्सन। उन्होंने दुर्लभता संबंधी एक परिभाषा दी। वो मानते हैं कि आवश्यकताएं अनंत और असीमित हैं, जिनकी पूर्ति के लिए सीमित साधन उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। रॉबिन्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो रॉबिन्सन द्वारा परिभाषा में 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आवश्यकताएं अनंत हैं, आवश्यकताओं का समान महत्व का न होना, आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना, साधनों का अल्टरनेटिव होना। इसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्शल अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानते थे और रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान। मार्शल इसे एक वास्तविक और आदर्श विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं और रॉबिन्सन इसे अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान मानते हैं। मानव की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र होता है, ये मार्शल के अकॉर्डिंग है। मानव की प्रत्येक ऐसी क्रिया, चाहे वो आर्थिक हो या गैर आर्थिक हो, जिसका संबंध सीमित साधनों या सीमित आवश्यकताओं से है, वो रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया। मार्शल अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़ते हैं, रॉबिन्सन ऐसा कोई संबंध नहीं बनाते। इसके बाद इनकी आलोचना की गई है। ये गलत लिखा गया है, सैमुअल्सन। ये आएगा जे.के. मेहता। इधर ये आएगा जे.के. मेहता। तो अर्थशास्त्र की इसके बाद भी आलोचना शुरू हो गई। इसके बाद आलोचना के बाद प्रोफेसर जे.के. मेहता बताते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में मानवीय अवस्था का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीनता के उद्देश्य से प्रेरित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जे.के. मेहता गांधीवादी दृष्टिकोण बेस्ड है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है। इसके बाद इनकी आलोचना के बाद विकास संबंधी परिभाषा चली, जिसके प्रवर्तक हैं सैमुअल्सन।
सैमुअल्सन समय तत्व को बेस मानते हैं और विकासवादी दृष्टिकोण रखते हैं। सैमुअल्सन ने आर्थिक अध्ययन को स्टैटिक के स्थान पर डायनामिक बना दिया। सैमुअल्सन की बुक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इनकी ये फेमस बुक है। इसके बाद एक परिभाषा हम देखते हैं मार्क्स की। मार्क्स बोलते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रकृति के नियम का खोज करना। एक परिभाषा है मैनहम, अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आती है जेकब वाइनर, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति। प्रकृति में हम क्या देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। विज्ञान के थ्रू इसके दो पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे कि आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र कला है या आर्थिक नीति है। अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में वास्तविक विज्ञान जो मानते हैं वो इंग्लैंड के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं, और जर्मनी के ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं, जिसका संबंध नीति शास्त्र से है। अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में कुछ तर्क हैं, जैसे कि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण है, और किसी भी टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से एनालिसिस किया जाता है, सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं जेबी से सीनियर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी वास्तविक विज्ञान माना है। इसमें कारण और परिणाम के संबंध को व्यक्त करते हैं। इसमें केवल ये नहीं देखते कि अर्थशास्त्र क्या है, ये इसमें देखते हैं कि अर्थशास्त्र की अच्छाई और बुराई भी देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में फिर हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक, रॉबिन्सन कहते हैं अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। मार्शल, पिगू, हार्ट्रे, किन्स ये अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं। फ्रेडमैन के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान। अब आते हैं कला पक्ष पर। कला पक्ष के अकॉर्डिंग कला ज्ञान की वह शाखा जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। अर्थशास्त्र को कला पिगू मानते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि अर्थशास्त्र नैतिक शास्त्र भी है। इसमें हम आर्थिक नीति बनाते हैं। इसके बाद है अर्थशास्त्र एक स्टैटिक या डायनेमिक तौर पर। स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जबकि प्रावेगिक में पॉइंट ऑफ टाइम के विश्लेषण किया जाता है। प्रावेगिक अर्थशास्त्र एक वास्तविक विश्लेषण है। इसमें आर्थिक अध्ययन एक समय बिंदु तक सीमित न रहकर विभिन्न समय अवधियों में वास्तविक परिवर्तन का विश्लेषण करता है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन है, समय के दौरान होते रहते हैं। जो इस अध्ययन में हम लेते हैं कि अन्य बातें समान रहें। इसके बाद आता है स्टैटिक अर्थशास्त्र। स्टैटिक अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं।
स्टैटिक अर्थशास्त्र के जो समर्थक हैं वो एडम स्मिथ रिकार्डो हैं, और डायनेमिक के क्लार्क, रोश, टिनबर्जन, क्लेकी, हिक्स, हैरड, टोमल, सैमुअल्सन और रॉबर्टसन। अर्थशास्त्र के बारे में स्थैतिकी और प्रावैगिकी के बीच जो वैज्ञानिक तौर पर अंतर किया है वो रैगनर फ्रिश ने 1928 में किया। J.M. क्लार्क प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण सिद्धांत का महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है जो प्रावैगिक अर्थशास्त्र के बारे में है। प्रावैगिक अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके साथ हम आगे चलते हैं कि इकोनॉमिक्स कोई माइक्रो विश्लेषण या मैक्रो विश्लेषण। माइक्रो विश्लेषण के तौर पर अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना हो तो उसे सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण कहा जाता है। माइक्रो जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म या एक उद्योग वगैरह। एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबिसे, J.S. मिल, ये सारे इनके आर्थिक विश्लेषण का समर्थन करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में हम क्या करते हैं? कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इन सब का किया जाता है विश्लेषण। तो इसके बाद आते हैं व्यापक या माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें ज़्यादातर कुल आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग या कुल सामान्य कीमत स्तर जैसे कि विशाल समूह या समग्रता का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। हैरोल्ड डोमर ने केन्स के सामान्य सिद्धांत को व्यापक विश्लेषण के आधार पर विकास की दीर्घकालीन समस्याओं पर लागू किया। व्यापक विश्लेषण अर्थ में हम देखते हैं आय और रोजगार स्तर, सामान्य कीमत स्तर, स्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण व्यापक का सिद्धांत। आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में ये फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। डेली TGT क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। थैंक यू।